हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कोर्स की लास्ट वीडियो में हम लोग टेक्निक्स डिस्कस कर रहे थे मटेरियल को कंट्रोल करने की, जहां पर हम डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम सेकंड टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी ईओक्यू। इसी टेक्निक को एक और नाम से जाना जाता है, जो है आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी। जो इसका सेकंड नेम है वो तो अपने नेम से ही बता रहा है कि क्या है, रीऑर्डर क्वांटिटी। यानी जब आप दोबारा ऑर्डर करोगे तो आप कितनी क्वांटिटी मंगवाओगे, उस चीज़ का आंसर करती है हमारे ये जो टेक्निक है। देखो, कोई भी सामान, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी सामान मंगवाती है, उसके सामने दो क्वेश्चन होते हैं। एक तो वो कितना सामान एक बार में मंगवाए, और दूसरा कब वो सामान मंगवाए। यानी कितना सामान उसके पास पहले से बचा हुआ है तब जाकर वो सामान मंगवाएगी। यानी जब उसके गोडाउन में 200 यूनिट बच जाती है तब नया ऑर्डर देना चाहिए, 400 बच जाती है तब नया देना चाहिए। यानी ये चीज़ डिसाइड करना। और दूसरा कि एक बार में कितनी क्वांटिटी मंगवानी है। जो आपकी ये था कि कब सामान मंगवाना है, उसकी जो टेक्निक, जैसे हमने जो डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल लास्ट टेक्निक की थी, वो उस चीज़ का आंसर कर रही थी। जो हमारी ईओक्यू टेक्निक है, जो रीऑर्डर क्वांटिटी टेक्निक है, वो इस बात का आंसर करेगी कि एक बार में कितना सामान मंगवाना है। देखो, नॉर्मली सोचेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है कि एक बार में कितना ही मंगवा लो, बट पड़ अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब भी आप कोई सामान मंगवाते हो तो उससे रिलेटेड कॉस्ट भी होती है। एक तो परचेजिंग कॉस्ट होगी, यानी आप जो सामान मंगवाओगे उसकी पर यूनिट जो कॉस्ट होगी, वो तो आपकी परचेजिंग कॉस्ट है ही। ठीक है, इसके अलावा भी दो कॉस्ट हर चीज़ से जुड़ी होती हैं। एक आपकी कैरिंग कॉस्ट एंड दूसरी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कोस्ट का मतलब है वो कोस्ट जो आपकी ऑर्डर प्लेस करने पे आएगी। यानी देखो, आपको सामान मंगवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि सप्लायर से कौन सप्लायर कितने में दे रहा है। उसके लिए आपको डिफरेंट सप्लायर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपके टेलीफोन चार्जेस लगेंगे, उनकी जगह पे जाकर पूछोगे तो आपके आने जाने का खर्चा लगेगा। इसके साथ साथ आपको क्या करेंगे, सामान मंगवाओगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा। यानी जब भी कोई ऑर्डर को प्लेस करने पर, जो एक ऑर्डर की, आप एक नया ऑर्डर जब भी प्लेस करते हो, उस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए जो कॉस्ट आती है, चाहे वो आपकी टेलीफोन की कॉस्ट हो, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हो, चाहे वो किसकी कॉस्ट हो, आपकी इंस्पेक्शन की हो, या फिर उसको, क्योंकि आप जब सामान आएगा उसे चेक करवाना पड़ेगा, रिसीविंग की कॉस्ट हो, पोस्टेज की कॉस्ट हो, यानी कोई भी कॉस्ट क्यों ना हो जो कि आपके क्या है, ऑर्डर मंगवाने से आती है, वो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अब अगर आप साल में एक बार सामान मंगवाओगे, देखो ईओक्यू की कुछ एग्जप्शन है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, जो एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपकी ईओक्यू टेक्निक है वो ये मानती है कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज नहीं होती, चाहे आप एक बार में 100 यूनिट मंगवाओ, चाहे एक बार में 1000। यानी एक ऑर्डर को पूरा करने के लिए, यानी आप एक बार कुछ सामान मंगवाते हो तो आप चाहे उसमें 10 यूनिट मंगवाओ, 100 मंगवाओ, 1000 मंगवाओ, एक बार सामान मंगवाने का खर्चा जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी एक ऑर्डर की कॉस्ट जो है कांस्टेंट रहती है। अब अगर मैं मान लूँ कि एक ऑर्डर को मंगवाने की कॉस्ट क्या है, 100 रुपये है। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप क्या करोगे, पूरे साल में 2 बार सामान मंगवाओगे तो आपको 200 रुपये लग जाएंगे, 10 बार सामान मंगवाओगे तो आपके 1000 रुपये लग जाएंगे। तो आप क्या सोचोगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बार में सामान मंगवा रहे हो तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। इससे अच्छा पूरे साल में जितना स्टॉक चाहिए एक ही बार मंगवा लेते हैं। आपको मान लो साल में 1 लाख यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप सोच रहे हो कि अगर मैं हज़ार हज़ार करके यूनिट मंगवाऊंगा तो मुझे कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, 100 बार। अगर आप हज़ार हज़ार के अकॉर्डिंग मंगवा रहे हो तो आपको 100 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। 100 बार ऑर्डर प्लेस करूंगा, हर ऑर्डर की कॉस्ट 100 आएगी, ये तो मेरा 10,000 का खर्चा हो गया। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, 1 लाख की 1 लाख यूनिट एक बार मंगवा लेता हूँ, तो आपकी क्या हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट के पर्पज से अगर क्या देखा जाए तो क्या डिसीजन हमारा निकला कि क्वांटिटी बढ़ा देते हैं एक ऑर्डर में, तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रुको, इसको
मिलाएंगे नहीं क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होती। तो ये तो हमारी हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो कि क्या है, क्वांटिटी के घटने बढ़ने से क्या हो गई, कम हो गई। जितना ज़्यादा आप ऑर्डर का साइज़ बढ़ाओगे आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दूसरी है आपकी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो सामान को कैरी करने पे आती है। यानी देखो, अगर आप एक बार में 1 लाख यूनिट मंगवा रहे हो तो आपको गोडाउन भी उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। यानी आपको ऐसा अगर जो 1 लाख यूनिट एक साथ मंगवा रहे हो उनको रखने के लिए भी स्पेस चाहिएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, उनके सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, वो ख़राब ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, उनका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, फिर उनकी रखवाली के लिए आपको पर्सन रखने पड़ेंगे, उनकी मैनेजमेंट करवानी पड़ेगी, प्रॉपर क्या करने पड़ेगी कि अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे इतने सारे के। ऊपर से वो ऑब्सोल्यूट ना हो जाए, अगर वो ऑब्सोल्यूट हो गई यानी उसका फैशन चला गया, वो ख़राब हो गई, तो भी वो खर्चा आपके पास जाएगा। यानी जैसे ही आप क्या कर रहे हो, एक साथ ज़्यादा यूनिट मंगवा रहे हो, आपकी ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। इंश्योरेंस ज़्यादा का होगा, सिक्योरिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, गोडाउन की जगह ज़्यादा चाहिएगी। यानी जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप सामान एक बार में मंगवाओगे उतना ज़्यादा आपको क्या नुकसान हो रहा है कि आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन चुनना होता है कि उसकी टोटल कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या रहे, मिनिमम रहे। यानी इतना ऑर्डर का साइज डिसाइड करना है कि आपका जो ये क्या है, कैरिंग कॉस्ट है और जो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। कोई भी ऑर्डर प्लेस करोगे दोनों ही आएंगी, तो आपको अगर बहुत ही कम ऑर्डर मंगवाओगे तो आपकी क्या हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो घट जाएगी बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी अगर आप क्या कर रहे हो, कम ऑर्डर मंगवा रहे हो, यानी मान लो सिंगल ऑर्डर में काम चला रहे हो, तो ऐसे में आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम रह जाएगी लेकिन आपकी कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रिवर्स करते हो कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर मंगवा लेते हो तो उससे आपकी क्या होगी, कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, बट बहुत बार ऑर्डर मंगवा रहे हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो दोनों चीज़ को के बीच में संतुलन बनाना कि ना ही तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो ना ही कैरिंग, दोनों का ओवरऑल टोटल क्या हो, सबसे कम हो, जो क्या होगा यहाँ पर है। यानी टोटल कॉस्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा कम हो वहाँ पर आपको क्या करना है, सामान मंगवाना है। और इसी पॉइंट को हम EOQ बोलते हैं। यानी वो पॉइंट जहाँ पर आपकी कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है वो होता है आपका EOQ, रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी एक बार में कितना ऑर्डर करना जो है आपके लिए इकोनॉमिक रहेगा, सबसे ज़्यादा सही रहेगा, वो डिसाइड करने में हेल्प करती है हमारी ये टेक्निक। अब बात आती है कि इसको कैलकुलेट किया कैसे जाता है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका, EOQ इज इक्वल्स टू 2AB डिवाइड बाय S अंडर रूट। अब इनका मतलब क्या है, सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना है, जो आपको पूरे साल का सामान चाहिए उसको मंगवाने के लिए आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो आप क्या है, ए है आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट, यानी पूरे साल में आपको कितने सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है वो। बी, इसके बाद बी हमने माना है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट को, यानी एक ऑर्डर को प्लेस करने में आपकी कितनी कॉस्ट आती है, पर ऑर्डर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, वो है हमारी बी। देन एस है आपकी स्टोरेज की कॉस्ट, या जिसे आप कहोगे कैरिंग कॉस्ट। तो आप बोल सकते हो EOQ इज इक्वल्स टू 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट
डिवाइडेड बाय में कैरिंग कॉस्ट। तो हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से एक कंपनी है जिसकी एनुअल कंजप्शन जो है वो है 2000 यूनिट्स। पर यूनिट जो प्राइस है वो है ₹50। ऑर्डरिंग कोस्ट है ₹100, यानी एक ऑर्डर को प्लेस करने पे जो कॉस्ट आती है वो 100 है। और जो आपकी कॉस्ट है स्टोरेज की वो है 20% पर यूनिट। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको EOQ निकालना है तो वो क्या होगा, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट 2000 यूनिट है, 2000 मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर ऑर्डर 100 डिवाइड बाय में स्टोरेज कॉस्ट है आपकी 20% पर यूनिट। किस पे निकलेगी, 20% है, प्राइस की ही होगी। तो 50 हमारा प्राइस था, उसकी 20% एंड अंडर रूट, ये आ जाएगा हमारा सोल्व करके 200 यूनिट। यानी क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को एक बार में 200 यूनिट मंगवानी चाहिए, वो उसके लिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब वो एक बार में 200 यूनिट मंगवा रही है, टोटल उसको 2000 यूनिट चाहिए। तो अगर आपको ये पूछा जाता है कि तो उसे कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, तो वो ऑर्डर उसे कितने प्लेस करने पड़ेंगे, टोटल 2000 चाहिए, एक बार में 200 मंगवाएगी, यानी 10 ऑर्डर क्या करने पड़ेंगे, उसे पूरे साल में प्लेस करने पड़ेंगे। और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाए, यानी एक ऑर्डर और दूसरे ऑर्डर के बीच में कितना गैप होगा। तो हमें पता है एक साल में 12 महीने होते हैं और 10 ऑर्डर मंगवाने हैं, यानी 1.2 मंथ का डिफरेंस होगा एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के बीच में। क्लियर है। देखो वैसे अब जो ये हमने जितना भी ये निकाला ना, सारा का सारा क्या था, यूनिट्स में था। यानी आपने क्या किया, EOQ को यूनिट्स में निकाला। बट ये EOQ हो सकता है आपको क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हो कि आपको पर यूनिट प्राइस ना दिया हो, सिर्फ क्या किया है, एनुअल रिक्वायरमेंट ही आपको अमाउंट में दी है। तो ऐसे में आपको EOQ भी कैसे निकालना पड़ेगा, अमाउंट में निकालना पड़ेगा। अब उसकी बात कर लेते हैं, वो कैसे निकलेगा। देखो हमें पता है EOQ इज इक्वल्स टू 2AB डिवाइड बाय S का अंडर रूट। अब ये क्या है, आपकी यूनिट्स। मान लो अभी हमारे क्वेश्चन में निकली थी 200 यूनिट्स। अगर मुझे इसको अमाउंट में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, एक यूनिट के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। हमने बोला था एक यूनिट 50 रुपये की है, तो हमारी क्या आ जाएगा, यही चीज़ आ जाएगी प्राइस में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो पर यूनिट दिया नहीं होगा। तो समझाने का ये बात मेरा मतलब क्या था कि आपको क्या करना होता है, यूनिट वाले को प्राइस से मल्टीप्लाई। तो मैं इस फॉर्मूले को ही P से मल्टीप्लाई कर दूं। अब अगर मैंने इस फॉर्मूले को P से मल्टीप्लाई किया, तो अगर मैं इस P को अंडर रूट के अंदर लेके जाना चाहूँ, देखो हमें पता है कि किसी भी स्केयर, अगर मैं ये लिखूं और या ये लिखूं, दोनों चीज़ बराबर होती हैं, क्योंकि हमारा ये जो स्केयर है ये अंडर रूट से कट हो जाता है। तो अगर मुझे इस P को अंदर लेके जाना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्केयर करना पड़ेगा। तो मैं यही कर देती हूँ, 2AB P स्केयर डिवाइडेड बाय में कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट हमने क्या लिखी थी कि एक यूनिट का जो प्राइस है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज से, परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट, ये लिखा था। अब इस P को मैं स्क्वायर से काट सकती हूँ, यानी अब मेरे पास बच गया 2AB P डिवाइडेड बाय में परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट का अंडर रूट, ये बच गया मेरे पास। तो ये भी क्या है, EOQ ही है। अब मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, 2A-B डिवाइडेड बाय में परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट वेहर A' इज इक्वल्स टू A इंटू P। यानी आपको क्वेश्चन में क्या दी होगी, अमाउंट, यानी A
इंटू पी, एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू प्राइस, ये आपको दिया होगा तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ही उसको क्या कर दोगे, ए डैश की जगह पे रख दोगे, बाकी सारी चीज़ें एग्जिटिज रहेंगी। यहाँ पर आपका मान लो क्या हो जाएगा 2, एनुअल रिक्वायरमेंट फिर ऐसे में हमें क्या देनी होती, इन्हें 10,000 देनी पड़ती, 1,00,000, तो वो आ जाएगी। मल्टीप्लाई में ऑर्डरिंग कोस्ट सेम और कैरिंग कोस्ट आपकी 20% थी, तो अब हम सीधा 20% लिखेंगे, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जो हमने 200 को 50 से मल्टीप्लाई करके निकाला था, ये वाला। आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक बार अजम्पशन और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या एज्यूम करके चलती है हमारी ये टेक्निक, यानी ये टेक्निक कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो सकती है। फर्स्ट, ये मानकर चलती है कि जो मटेरियल कॉस्ट है वो चेंज नहीं होती आपके ऑर्डर साइज़ के अकॉर्डिंग। मटेरियल कॉस्ट ऑर्डर साइज़ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती होने का क्या मतलब है कि हम ये कहते हैं, अगर मान लो आप किसी शॉप पे सामान लेने जाते हो, अगर आप 1 यूनिट लेने जाते हो और आप 10 यूनिट लेने जाते हो, दोनों में डिफरेंस होता है। जब आप 10 लोगे ना तो आप दुकानदार को ज़रूर कहोगे कि मैं 10 ले रहा हूँ तो मुझे क्या कर, डिस्काउंट दे। बट ये टेक्निक क्या मान के चलती है कि चाहे आप एक बार में 1 यूनिट मंगवाओ, 100 यूनिट मंगवाओ, 1000 मंगवाओ या 1,00,000 मंगवाओ, मटेरियल की कॉस्ट चेंज नहीं होगी, जो सामने वाला है वो सेम प्राइस ही चार्ज करेगा। क्योंकि अगर हम क्या मान लेंगे कि प्राइस डिफरेंट हो सकता है, फिर तो हमारा कैलकुलेशन जो हम कह रहे हैं कि प्राइस परचेजिंग कॉस्ट तो बराबर है, सिर्फ ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट को देखो, तो वो सारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो ये मान के चलता है कि मटेरियल कॉस्ट जो होती है वो ऑर्डर के साइज़ पर डिपेंड नहीं होती, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। दूसरा, ये मान के चलता है कि फर्म जो है एडवांस में पता लगा सकती है उसकी रिक्वायरमेंट का, यानी ये हमने पहले क्या किया, सबसे पहले हमें पता होने चाहिए हमें पूरे साल में कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो आप सर्टेनिटी से कैसे बता सकते हो कि आपकी क्या है, पूरे साल में आपको कितना सामान की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, आपको कितना मिलता है, कितना आपका बिजनेस चलता है। तो ये भी क्या है, आप इनको अजम्पशन कहो या इस जो भी आपकी जो टेक्निक है EOQ की, इसकी डीमेरिट्स कहो, दोनों ही कह सकते हो, क्योंकि जो ये अजम्पशन है ये क्या है, इसके अच्छे से यूज़ ना होने के कारण है कि आप इसका क्या है, ये इम्प्रैक्टिकल बात हो गई कि आपको पहले से पता होगी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, जैसा आपको एक एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, आप फिक्सडली कंफर्म नहीं बोल सकते। तीसरा, ये मानकर चलती है कि ऑर्डर आपको तभी रिसीव होगा जब आपकी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये पहले से जो हिसाब लगा के चल रही है 1.2 मंथ में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या सोच के चल रही है कि जिस दिन आज इस टाइम आपकी इन्वेंट्री 0 पे पहुंचेगी, ठीक उसी टाइम ऑर्डर आ जाएगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। एंड लास्ट, ये मानकर चलती है कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट भी कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। जबकि हमें पता है कि जो टेलीफोन चार्जेस हैं, कॉस्ट की या पोस्ट है, किसी भी चीज़ के चार्जेस हैं वो कांस्टेंट नहीं रहते, रेंट वगैरह को डाउन वगैरह का कांस्टेंट नहीं रहता। तो ये अजम्पशन थी जिन्हें आप डीमेरिट्स ही बोल सकते हो, जो इस EOQ टेक्निक की बीच में आती हैं, या ये कह लो कि उनको अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो ही आपकी क्या है, EOQ राइट रिजल्ट ला सकती है। स्टिल ऑर्गेनाइजेशन इसे यूज़ करती हैं और बेनिफिशियल भी है, क्योंकि वो क्या करती हैं, एक पुराने डाटा के अकॉर्डिंग और थोड़े से एस्टिमेट के बेस पे इन चीज़ों का हिसाब लगा लेती हैं, ताकि उन्हें क्या हो जाए, एक आइडिया हो जाए। क्वेश्चंस पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन दिया है, अ कंपनी यूजेस 10,000 यूनिट पर ईयर ऑफ एन आइटम कॉस्टिंग ₹5 ईच। एक कंपनी है जो एक साल में 10,000 यूनिट यूज़ करती है किसी आइटम की, जिसकी कॉस्ट ₹5 है एक की, यानी ए हो गया हमारा 10,000 यूनिट्स, प्राइस हो गया हमारा ₹5। द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग अ परचेज ऑर्डर इज़ 100। एक ऑर्डर को प्रोसेस करने की कॉस्ट 100 है, यानी जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो हो गई आपकी ₹100।
एंड द स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट अमाउंटिंग टू 20%। स्टॉक को होल्ड करने की यानी कैरिंग कॉस्ट आपकी 20% है ऑफ मनी वैल्यू, किसकी, प्राइस की, यानी 5 रुपये की 20%, यानी कैरिंग कॉस्ट आपकी एवरेज इन्वेंट्री की 1 रुपीज़ है। देखो एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, बहुत बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि कैरिंग कॉस्ट कभी डायरेक्ट दी होती है 20% कैरिंग कॉस्ट, कभी लिखा होता है 20% कैरिंग कॉस्ट है एवरेज इन्वेंट्री की। दोनों का मतलब एक है, क्योंकि जो कैरिंग कॉस्ट है वो ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री की ही निकालते हैं। तो चाहे आपको साथ उसमें एवरेज लगा हो, चाहे एवरेज इन्वेंट्री ना लगा हो, दोनों का मतलब एक होगा, दोनों का ट्रीटमेंट एक ही होता है। यानी अब हमारे पास क्या आ गया, ए हो गया, बी हो गया, एस भी हो गया। आपको क्या निकालना है, हाउ मच शुड कंपनी बाय एट अ टाइम, कंपनी को एक बार में कितना खरीदना चाहिए ताकि उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो, यानी आपको ई ओ क्यू निकालना है। पुट कर देते हैं 2 इंटू 10,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय में कैरिंग कॉस्ट ₹1 लिख लो यहाँ पर, या फिर 5 का 20% लिख लो, बात एक ही है, आएगा तो ये भी कट करके एक ही। तो और इसका अंडर रूट जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1414 यूनिट्स। तो ई ओ क्यू क्या हो गया हमारा, इतना, यानी कंपनी को एक बार में इतनी यूनिट मंगवानी चाहिए। अगर कंपनी एक बार में इतनी यूनिट मंगवाएगी तो उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, सबसे मिनिमम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अबाउट 100 आइटम्स आर रिक्वायर्ड एवरी डे फॉर अ मशीन। एक मशीन के लिए डेली 100 आइटम की ज़रूरत पड़ती है। अ फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹60 पर ऑर्डर इज इनकर्ड। एक ऑर्डर को मंगवाने के लिए फिक्स कॉस्ट आपकी 60 लगती है, यानी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई ₹60। 100 आइटम्स रिक्वायर हैं एक दिन में, तो एनुअल रिक्वायरमेंट हो गई आपकी 36,500। द कैरिंग कॉस्ट पर आइटम अमाउंट्स टू ₹4 पर डे। पर डे 4 पैसा बोला है, यानी एक दिन की अगर 4 पैसे है तो 365 दिन की आपको निकालनी पड़ेगी, जो आ जाएगी आपकी ₹14.60। ई ओ क्यू निकालना है 2 इंटू 36,500 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 14.60 का अंडर रूट, जो रिजल्ट आएगा वो होगा आपका ई ओ क्यू। बहुत सिंपल है, सिर्फ कंसेप्ट आपको समझनी थी कि क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या है कैरिंग कॉस्ट, क्या है, और उनको हम पुट क्यों करते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जैसे आपको क्या करना है, फॉर्मूले में सारी आइटम को उनकी जगह पे रखना है। और क्वेश्चन देखते हैं कुछ, बुक में ही देखो, अ मैन्युफैक्चरर बाय सर्टेन इक्विपमेंट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर एट ₹40। एक मैन्युफैक्चरर है जो कुछ इक्विपमेंट को बाहर से 40 रुपये में खरीदता है, यानी एक इक्विपमेंट का प्राइस हो गया 40 रुपये। टोटल एनुअल नीड्स आर 1000 यूनिट, यानी टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट 1000 दी है। उसके साथ कुछ डाटा दिया है, पहले बोला है एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न, इन्वेस्टमेंट कहाँ लगाई होगी, देखो अगर आप किसी सामान को खरीदते हो, अगर आप मान लो 100 यूनिट खरीदते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, और वो पैसा उस सामान में कब तक रुका रहेगा, जब तक वो सामान बिक नहीं जाता। यानी ये जो पैसा है या आप इस पे जो इंटरेस्ट दोगे अगर वो बाहर से उठाते हो, वो क्या है, आपकी कैरिंग कॉस्ट होती है। तो कैरिंग कॉस्ट दी है 10%। फिर उन्होंने बोला रेंट इंश्योरेंस टैक्सीज क्या हैं, ₹1। ये रेंट है, इंश्योरेंस है, ये टैक्सीज है, ये भी क्या है, कैरिंग कॉस्ट है, यानी ये भी कैरिंग कॉस्ट है और ये भी। फिर आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दी है 200 और ई ओ क्यू निकालना है। तो देखो आपको कैरिंग कॉस्ट दी है, पहले तो ₹40 प्राइस है और 10%, यानी 4 तो ये हो गई, प्लस रेंट इंश्योरेंस और टैक्सीज का दिया था ₹1, यानी टोटल कैरिंग कॉस्ट हो गई आपकी ₹5, यानी कैरिंग कॉस्ट होगी आपकी स्टोरेज टोटल 5, ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 थी, एनुअल रिक्वायरमेंट 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 और आपकी निकल जाएगी ई ओ क्यू।
ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग टाइप का है और मेनली एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, अ फैक्ट्री बाइज एंड यूजेज अ कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन एट ₹10। एक कंपनी खरीदती है और यूज़ करती है एक कंपोनेंट को प्रोडक्शन के लिए जिसकी कॉस्ट उसे 1 यूनिट की ₹10 पड़ती है। एनुअल रिक्वायरमेंट इज़ 2000, उसे टोटल 2000 यूनिट की ज़रूरत है। कैरिंग कॉस्ट क्या है, 10% है और ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹40 है। यहाँ तक क्वेश्चन क्या था, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं सेम था। आगे देखो, द परचेज मैनेजर प्रपोजेज डैट एज द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ वेरी हाई। परचेज मैनेजर बोलता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इट इज़ प्रॉफिटेबल टू प्लेस अ सिंगल ऑर्डर, तो हमें क्या करना चाहिए, एक ही बार में सारा सामान मंगवा लेना चाहिए फॉर द एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट, पूरे साल का। ही ऑल्सो सेज डैट इफ़ वी ऑर्डर 2000 यूनिट एट वन टाइम, यानी अगर हम 2000 यूनिट एक ही टाइम पर मंगवा लेते हैं, वी कैन गेट 2% डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर, तो हमें वो एक्स्ट्रा सप्लायर जो है 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको इवेल्युएट करना है कि क्या जो ये प्रपोजल है कि 2000 यूनिट एक साथ मंगवाएं तो 2% डिस्काउंट मिल रहा है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। एक बार लिख लेते हैं सारी कंडीशंस, यही दिया है। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम EOQ के अकॉर्डिंग मंगवाएं यानी बिना डिस्काउंट के नॉर्मल प्राइस पे। दूसरा है कि हम एक ही बार में पूरा मंगवा लें तो हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, यानी हम क्या कर सकते हैं 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर हमारी कॉस्ट क्या करेगी, विदाउट डिस्काउंट वाले में कम आएगी तो हम वो उसको मंगवाएंगे, और डिस्काउंट लेने से कम आ रही है तो उसको, क्योंकि EOQ का पर्पज़ ही हमारा क्या था कि जहाँ पर हमारी कॉस्ट कम आएगी वो हम ऑप्शन चुनेंगे। नॉर्मल लाइफ में भी वही होता है कि हमें जहाँ पर सस्ता मिलता है हम लोग वहीं पर जाते हैं, तो हम दोनों के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपनी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमें पता है क्या होती है, परचेजिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, यानी दोनों ही ऑप्शंस में इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले विद डिस्काउंट की बात कर लेते हैं, चलो रहने दो, पहले विदाउट डिस्काउंट की बात करते हैं। अगर हम डिस्काउंट नहीं ले रहे तो इसका मतलब क्या है, हम EOQ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सामान मंगवाएंगे, एक बार में सारा सामान नहीं मंगवाएंगे बल्कि जितना इकोनॉमिक ऑर्डर बनता है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले EOQ निकालना पड़ेगा। हमारा सेलिंग प्राइस 10 है विदाउट डिस्काउंट में, कैरिंग कॉस्ट हमारी रहेगी 10% ऑफ 10 यानी ₹1। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दी हुई थी 40, तो हमारे EOQ निकल गया 2 × 2000 यूनिट्स एनुअल रिक्वायरमेंट थी, ऑर्डर प्राइस 40 डिवाइड बाय 1 अंडर, ये आ गया हमारा कैलकुलेट करके 400 यूनिट्स। यानी आपको क्या करना चाहिए, EOQ के अकॉर्डिंग एक बार में 400 यूनिट मंगवानी चाहिए, यानी टोटल ऑर्डर कितने मंगवाने चाहिए, 2000 टोटल चाहिए, एक बार में 400 यानी आपको 5 ऑर्डर मंगवाने चाहिए। तो अब हमारा पैसा कितना लग रहा है ये निकाल लेते हैं। सबसे पहले परचेज कॉस्ट, 2000 यूनिट मंगवा रहे हैं, एक का प्राइस 10 है तो हमारी परचेज कॉस्ट हो गई 20,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर की 40 है, टोटल ऑर्डर हम 5 मंगवा रहे हैं यानी हो गई हमारी 200। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट हमने बात की थी ऑलवेज एवरेज इन्वेंट्री पर निकलता है, एक बार में हमारी इन्वेंट्री कितनी है 400, एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो गई डिवाइड बाय 2, और कैरिंग कॉस्ट क्या थी 1। दोबारा बोल रही हूँ, जितनी एक बार में इन्वेंट्री आएगी उसका एवरेज करोगे और जितना एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट थी उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी आ जाएगी टोटल कैरिंग कॉस्ट। यानी अगर हम बिना डिस्काउंट के काम करते हैं तो हमें जो टोटल कॉस्ट पड़ेगी 2000 यूनिट्स को मंगवाने की वो पड़ेगी 20,400। अब बात कर लेते हैं विद डिस्काउंट। अगर हम डिस्काउंट में से के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो हमें 10 रुपये का नॉर्मल प्राइस था और हमें 2% कम मिलेगा, यानी हमारा जो प्राइस होगा वो होगा 9 रुपये 80 पैसे।
फिर हमारी जो कैरिंग कोस्ट है वो भी हमारी 9 रुपये 80 पैसे के अकॉर्डिंग होगी, यानी इसका 10% होगी, यानी हमारी कैरिंग कोस्ट भी हो जाएगी 0.98। ये हमारी ऑर्डरिंग कोस्ट चेंज नहीं होगी, वो आपकी वही रहेगी ₹40। अब आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो हमने पहले से डिसाइड कर लिया, डिस्काउंट चाहिए तो एक बार में कितनी मंगवानी है, 2,000 यूनिट। तो अब कोस्ट निकाल लेते हैं टोटल। परचेज कोस्ट 2,000 यूनिट्स, एक का प्राइस 9 रुपये 80 पैसे, तो टोटल हो गया 19,600। देन ऑर्डरिंग कोस्ट 40 रुपये एक ऑर्डर के, और एक ही ऑर्डर मंगवाना है यानी 40 ही लगेगी। कैरिंग कोस्ट एक बार में मंगवा रहे हैं 2,000, उसका एवरेज करने के लिए डिवाइड बाय 2, एक की है 1 रुपये, तो हो गई है हमारी 1000। टोटल करो 20,640। EOQ के अकॉर्डिंग मंगवाएं तो 20,400 लग रहे हैं, और अगर आप एक सिंगल ऑर्डर मंगवा रहे हो डिस्काउंट के चक्कर में तो 20,640 लग रहे हैं, यानी डिस्काउंट के चक्कर में हमारे जो पैसे हैं वो 240 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। जब यहाँ पर एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो हम क्यों डिस्काउंट लें, हम लोग क्या करेंगे, बिना डिस्काउंट के काम करेंगे, साल में 5 ऑर्डर मंगवाएंगे। यानी जो रिकमेंडेशन थी हमारे मैनेजर की वो क्या थी, गलत थी, हमें उसकी बात नहीं माननी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, EOQ के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो, ABC लिमिटेड ने क्या की है, रिसीव की है ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट। यानी उसने क्या किया है, उसने क्या कर दिया, ABC लिमिटेड एक कंपनी है, उसने अलग अलग क्राइटेरिया दे दिया कि अगर आप एक बार में 500 टन मंगवाओगे, 500 या उससे कम मंगवाओगे तो आपको 500 यानी 500 से कम मंगवाओगे तो 12 रुपये का प्राइस लगेगा, 500 से 1000 के बीच में मंगवाओगे तो हम 11 रुपये 80 पैसे में दे देंगे, 1000 से 2000 के बीच में मंगवाओगे तो 11 रुपये 60 पैसे में दे देंगे, 2000 से 3000 में 11.40, और 3000 से ऊपर तो 11 रुपये 20 पैसे। यानी जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे आपको क्या लगेगा, प्राइस कम पड़ेगा। एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी 5000 टन है, और जो आपकी होल्डिंग कोस्ट यानी स्टोरेज कोस्ट है वो 20% है, और एक ऑर्डर की कोस्ट जो है आपकी 12 रुपये है। तो आपको ये बताना है कि कंपनी के लिए कौन सा सूटेबल है। सिंपल क्वेश्चन होगा जैसे अब अभी हमने किया था। डिफरेंस क्या होगा कि आपको क्या करना है कि आपके लेस देन 500 बोला है तो आपको 500 से नीचे वाली क्वांटिटी माननी है, कोई भी आप मान सकते हो जो आपको लगे कि आपके कैलकुलेशन पर्पस से इजी रहेगी। फिर 500 से 1000 के बीच में कहा है तो या तो 500 हो लेकिन 1000 से कम हो ऐसी क्वांटिटी माननी है, और उसके अकॉर्डिंग 11 रुपये 80 पैसे का प्राइस लेते हुए निकालना है कि टोटल कॉस्ट कैसी आएगी। देन 1000 से 2000 के बीच में लेते हुए फिर इस प्राइस को यूज़ करना है। जो भी आपको कैलकुलेशन के पर्पस से लगे इनमें से सबके एक एक क्वांटिटी लेनी है, और सबको क्या करना है, उनके रिस्पेक्टिव प्राइस के अकॉर्डिंग उनकी टोटल कॉस्ट क्या बनेगी वो निकालनी है, और जिस पे आपकी टोटल कॉस्ट सबसे कम आएगी वो क्या होगी, आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेट होगा, और आपको क्या करना है उसके अकॉर्डिंग ही सामान मंगवाना है। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन की लास्ट टाइप है। अगर आप लोगों ने ये भी समझ ली तो इसके बाद इस टॉपिक में कुछ भी नहीं बचता, इससे अलग कोई भी क्वेश्चन इसका नहीं आएगा। लाइन टू लाइन समझेंगे हम। अ होलसेलर सप्लाई 30 स्टफ डॉल ईच वीक डे टू वेरियस शॉप। एक होलसेलर है जो क्या करता है, 30 डॉल सप्लाई करता है हर वीक डे, यानी एक वीक में वो 30 डॉल भेजता है, एक वीक में 30 डॉल्स। फिर वो बोलता है डोल्स आर परचेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहा है डोल्स को इन द लोट्स ऑफ 120 ईच ऑफ 1200 पर लोट। यानी एक लोट में, यानी कह लो जिसे हम कहते हैं ना कि अगर आपने कोई सामान मंगवाया तो एक बॉक्स में इतने पीस हैं, तो ऐसे ही कह रहे हैं 120 का लोट है, यानी एक बॉक्स में लगा लो 120 डोल हैं, और एक पूरा लोट 1200 रुपये का आता है। यानी अगर हम एक गुड़िया की कॉस्ट निकालें तो वो क्या आएगी हमारी 1200/120, यानी पर डोल जो कॉस्ट है, प्राइस है जो आपका, वो है ₹10। एवरी ऑर्डर इनकर अ हैंडलिंग चार्ज ऑफ ₹60 प्लस अ फ्रेट चार्ज ऑफ 250। हर ऑर्डर को प्लेस करने में 60 रुपये हैंडलिंग कॉस्ट आ जाती है और 250 रुपये का फ्रेट।
यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई आपकी 60 + 250 यानी 310 रुपये। मल्टीपल एंड फ्रैक्शनल लोट कैन ऑल्सो बी ऑर्डर। ये क्या बोल रहे हैं कि 120 एक बॉक्स में आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी 120 लेनी पड़ेगी, आपकी अमाउंट जो है वो बीच में भी हो सकती है, यानी एक बार में पूरा बॉक्स मंगवाना जरूरी नहीं है, आप पीसेस भी मंगवा सकते हो। इसका यूज़ क्या है क्वेश्चन के बाद में बताऊंगी। एंड ऑल ऑर्डर आर फिल्ड द नेक्स्ट डे, जिस दिन सामान मंगवाते हैं उससे नेक्स्ट डे सामान आ जाता है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज ₹60 पर ईयर टू स्टोर अ डॉल इन द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में एक गुड़िया को रखने की इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आती है वो 60 पैसे आती है, यानी कैरिंग कॉस्ट में 60 पैसे आपकी हैंडलिंग कॉस्ट है, स्टोरेज कॉस्ट है। द होलसेलर फाइनेंस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो होलसेलर है गुड़िया खरीदने के लिए जो पैसा लाता है, इन्वेस्टमेंट लाता है, उसके लिए वो 2% मंथली इंटरेस्ट पे फंड्स को बोरो करता है। 2% मंथली यानी एनुअली कितना होगा 24%। अब एक गुड़िया का प्राइस था 10 रुपीज़, उस पर 24% वो क्या देता है इंटरेस्ट देता है, यानी 2.4 ये हो गया और 0.60 वो था, यानी टोटल 3 रुपये है आपकी कैरिंग कॉस्ट। फिर इन्होंने बोला है हाउ मच डोल शुड बी ऑर्डर एट अ टाइम, एक बार में कितनी डोल को ऑर्डर करना चाहिए ताकि आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट जो है कम आए, और आपको ये अज्यूम करना है कि 250 वीक होते हैं एक साल में, एक वीक में 30 डोल चाहिए थी, तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, इन्होंने बोला है कि आपको मानना है 250 वीक होते हैं, एक वीक में 30, तो 250 में 7500 डॉल। तो अब आपका EOQ निकालना है, तो ये आ जाएगा 2 × 7500 इंटू में 310 ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस डिवाइड बाय 3 आपकी स्टोरेज कॉस्ट, ये आ गया आपका 1245 डॉलर्स। अब हमने जो बात की थी कि लोट्स 120 का ज़रूरी नहीं है, तो अभी ये देखो अगर हम यहाँ पर लोट्स निकालने जाएँ ना 120 के अकॉर्डिंग, तो वो पूरे पूरे लोट्स नहीं बनेंगे। अगर ये कहते कि पूरा लोट होना चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ता कि जो आपकी डोल्स हैं वो आपको क्या करनी पड़ती, अप्रोक्स करनी पड़ती, किसी तरीके बढ़ानी पड़ती, कि अगर आप एक में 120 आती हैं तो यानी 10 बॉक्सेस में आ जाएंगी 1200, आपकी आ रही हैं 1245, 10 बॉक्सेस में आ जाएंगी 1200, तो आपको क्या करना पड़ता 10 की जगह 11 बॉक्सेस करके इसको 1320 करना पड़ता, कि आप एक बार में 1245 नहीं मंगवा सकते, आपको 1320 मंगवानी पड़ेंगी या तो 1200 मंगवानी पड़ेगी। तो उस चीज़ का अकॉर्डिंग ये क्लैरिफिकेशन देते कि आप कम कर मंगाओगे या ज़्यादा मंगवाओगे, अगर कुछ ना दिया हो तो हम ये मंगवाते, बट अभी इन्होंने बोला है पार्ट्स में भी मंगवा सकते हैं, तो हम अपना 1245 ही रखेंगे। फिर इन्होंने बोला है कि कितने फ्रिक्वेंटली ऑर्डर करना चाहिए, 12 मंथ होते हैं, डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हुए, टोटल 7500 डोल चाहिए थी, 1245 एक बार में मंगवाएंगे तो ये आएगा अप्रोक्स 6 ऑर्डर, तो यानी आपको लगभग 2 महीने में ऑर्डर मंगवाना चाहिए। ठीक है, ये था आपका पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।